दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार हम आपके बीच में सफल बैच की श्रृंखला को आगे लेकर चल रहे हैं, यानी DLED प्रथम सेमेस्टर इतिहास का 3rd चैप्टर आपके बीच में उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑलरेडी हम आपके बीच में 2nd चैप्टर तक फिनिश कर चुके हैं। 2nd चैप्टर के बाद बारी हमारी आती है 3rd चैप्टर की। तो आपको पता है, हम हर एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी पहला चैप्टर को तो हम एक ही वीडियो में दिए, दूसरे चैप्टर को हमने आपके बीच में 2 पार्ट में विभाजित किया। सेम वही प्रक्रिया 3rd चैप्टर में पार्ट नंबर 1 आपके बीच में जा रहा है। चैप्टर का नाम है नदी घाटी की सभ्यताएं, यानी नदियों के पास जो भी मनुष्य निवास किए हैं, उनकी सभ्यताएं क्या कैसे थी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए, चैप्टर आपका बड़ा है, हमने आपके जो भी सिलेबस है, हमने किसी कंटेंट को छोड़ा नहीं है, पहली चीज, ठीक है। यानी यहां देखिए, नया साल धमाका आपके लिए चल रहा है। मैंने आपके लिए जो सफल बैच लॉन्च किया है, जिसकी कीमत अभी तक 220 रुपए रखी गई थी, लेकिन नए साल के उपलक्ष्य में आपके उस कोर्स की कीमत 120 रुपए कर दी गई है। अभी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो यहां नंबर मैंने आपके बीच में दिया है 9452331053। आप इन नंबरों पर संपर्क करें, या तो आपके बीच डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें, वहां पर एक लिंक दी गई है, आप लिंक के माध्यम से भी सफल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके आपके लिए हैं, जहां से भी आप ज्वाइन कर पाए वहां से ज्वाइन कर लीजिए। इस 120 रुपए, अच्छा, यह ऑफर आपके लिए सिर्फ 5 जनवरी तक वैलिड है। 5 जनवरी तक 120 रुपए में, उसके बाद आपके लिए 220 रुपए प्राइस रख दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इस 120 रुपए में आपको मिल क्या क्या रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपके लिए रखी गई हैं, उसके बाद मॉडल पेपर रखा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर और सारी सब्जेक्ट के नोट्स हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने में? 120 रुपए में। 120 रुपए में इतनी चीजें जितना हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बेहतरीन क्लास आपके लिए मैं दे रहा हूं। इतनी अच्छी क्लासें मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलती होगी। मिलती है तो बिल्कुल आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, आप वहां जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं चैलेंज करता हूं, जितना मैं आपको यहां से प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप उतना पढ़ रहे हैं तो मेरा दावा है कि आपको 95% नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये मैं दावा कर रहा हूं। बहरहाल आप अपने आप में स्वतंत्र हैं। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना होगा, नदी घाटी की सभ्यताएं 3rd चैप्टर पर हम चल रहे हैं, पार्ट नंबर 1 है। देखिए, जो है सफल बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर ज्वाइन करना होगा तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें अपने बेहतरीन सफलता के लिए। तो चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को आप शेयर नहीं करते, प्लीज अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करके यह जानकारी अवश्य प्रदान करें कि यहाँ पर 120 रुपए में DLED प्रथम सेमेस्टर संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत मैंने आपको बता ही दिया 120 रुपया है। तो चलिए, हम आपको लेके चलते हैं सीधे तौर पर मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं आज की इस वीडियो से चैप्टर नंबर 3rd की शुरुआत हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है नदी घाटी की सभ्यताएं। जैसा कि आपने पहले भी देखा, मैंने आपको बता भी दिया। सवाल आपके मन में उठने चाहिए कि आखिरकार नदी घाटी की सभ्यताएं जो हैं, संसार के मानव सभ्यताओं का विकास नदियों या नदियों की घाटियों में ही क्यों हुआ, ठीक है, ये सवाल आना चाहिए। तो बिल्कुल हम सारी चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला हेडिंग आपके बीच में आता है चैप्टर का कि नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के क्या कारण हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए, पहला है आपके बीच में नदियों की घाटियों में सभ्यताओं के विकसित होने के निम्न कारण थे। इसके अंतर्गत पहला कारण आपके टॉपिक में आ रहा है, देखने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि नदियों की घाटियों में भूमि उपजाऊ होने के कारण वहां मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन तथा चारा पर्याप्त मात्रा
में और सुगमता से मिलने लगा। नदी घाटी के जो है पास क्यों इन सभ्यताओं का विकास हुआ? क्योंकि नदी घाटी के पास जब नदियां बहती थी वो अपने साथ तमाम तरह की मिट्टियां जो है लेके आती थी, और जिस जगहों पर वो मिट्टी रह जाती थी वो भूमि काफ़ी उपजाऊ हो जाती थी। भूमि उपजाऊ होने के कारण से जो मनुष्य थे, मनुष्यों को भोजन मिलता था, पशुओं के लिए भोजन और चारा इत्यादि का प्रबंध अच्छा खासा हो जाता था। यानी स्पष्ट कहा जाए तो भूमि उपजाऊ होने का एक ही ये सबसे प्रमुख कारण था, ठीक है, कि नदियों के किनारे जो लोग बस रहे थे। ठीक है, आगे आपके बीच में आ रहा है, दूसरा है, कहा जा रहा है नदियों के किनारे मनुष्यों को खेती करने के लिए बिना किसी कठिनाई के सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो गए और नदियों में उसे आवागमन की सुविधाएं भी प्रदान हुई। जाहिर सी बात है नदियों के किनारे जो मनुष्य थे उन्हें खेती करना भी बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि उन्हें पानी का जो साधन था वो पर्याप्त रूप में समय पर उपलब्ध हो रहा था और नदियों के रास्ते से जो मनुष्य थे उनका आवागमन भी अच्छा खासा हो जा रहा था। यही कारण था कि नदी के किनारे जो सभ्यताओं का अभ्युदय हुआ है। आगे यहाँ देखिए, अगला कहा जा रहा है नदियों के किनारों पर कृषि एवं दैनिक उपयोग के लिए पानी और मकान हेतु गीली मिट्टी सुलभ हुई। यहाँ अगला कहा जा रहा है नदियों के किनारे क्यों बसे? क्योंकि उन्हें खेती कृषि करना ये आसान हो गया, दैनिक उपयोगों के लिए पानी भी मिलने लगा, मकान बनाने के लिए गीली मिट्टी भी जो है पर्याप्त मात्रा में मिलने लगी। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, अगला कारण है नदियों के किनारे की जलवायु ने भी मानव की अपनी सभ्यता व संस्कृति के विकास का अवसर प्रदान किया। ये तो हो गया। लास्ट में आपके बीच में आ रहा है, देखिए देखने का प्रयास करेंगे। नदी घाटियों, नदी ये थोड़ा सा गलत लिखा है, सुधार करेंगे वर्तनी सुधार के रूप में। नदी घाटियों में विभिन्न जो है सुविधाएं उपलब्ध होने से पहले गांवों की ओर तत्पश्चात नगरों का विकास होने में सहायता प्राप्त हुई। ठीक है, आपने इन चीज़ों को देखा, यहाँ जो हेडिंग पड़ी हुई है थोड़ा सा ये गलत हो गया है। इसके बाद आपका आता है अगला पैरा, देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे सिंधु घाटी की जानकारी के प्रमुख साधन कैसे हुए। देखिए 1921-22 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में श्री राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी जी ने सिंध प्रांत के लरकाना और पंजाब मॉन्टेसरी जिले में खुदाई करवाई थी। ठीक है, यहाँ के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थानों पर खुदाई में असंख्य वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें भवन इत्यादि के अवशेष मिले, विशाल स्नानागार भी मिले, खंडहर में मिले, खिलौने मिले, तख्तियां, मूर्तियां, ये सारी चीजें जो है विशेष रूप से ये उल्लेखनीय है। हालांकि अभी हम आपके बीच में जो है सिंधु घाटी के बारे में बताएंगे। तो ये तो हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1921 और 22 में सर जॉन मार्शल के अध्यक्षता में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने सिंध प्रांत के लरकाना, ये हम आपको ओरल बता रहे हैं, इसमें लिखा नहीं गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, लरकाना और पंजाब के मॉन्टेसरी जिले में खुदाई करवाई थी। यहाँ पर मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर खुदाई हुई। यहाँ पर असंख्य प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे अवशेष हो गए, विशाल स्नानागार हो गए, खंडहर हो गए, खिलौने हो गए, ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी। चलिए वहाँ वो चीजें छोड़िए, आपके बीच में आ रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में जानना है। सिंधु सभ्यता, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा के 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन के द्वारा एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। प्रारंभ में उत्खनन कार्य सिंधु घाटी की नदी में ही किया गया था तथा वहीं पर इस सभ्यता के अवशेष सर्वप्रथम प्राप्त हुए। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। सर जॉन मार्शल ने जो है इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता किसने कहा है? तो आप कहेंगे कि सर जॉन मार्शल ने कहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछने वाला क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, कभी कभार बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। अब यहाँ से आ रही हैं, थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है, हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये पहला पार्ट तो आपके बीच में जा ही रहा है, आप अगले पार्ट में भी लगातार चैनल पर बने रहिएगा। इतिहास चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, चैप्टर का मतलब पूरा सिलेबस आपका बड़ा है। हम ज़्यादातर प्रयास कर रहे हैं इतिहास के, ताकि आधे से आधे चीज़ों पर हम पहुंचकर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आधा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम एक बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा सफल बैच, जिसकी प्राइस 220 रुपये थी, लेकिन आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है महज 120 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करिएगा 9452331053 पर, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी की विशेषताओं के अंतर्गत आ रहा है नगर निर्माण योजना, ठीक है। नगर निर्माण योजना के अंतर्गत अगर कहा जाए तो इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप नगरीय था, ये तो पता है। सिंधु सभ्यता नगरीय योजना के आधार पर सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो है, चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली आदि से प्राप्त हुई थी। ये जो पहला पैराग्राफ है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़े से ऐसे ऐसे नाम अब आपके बीच में आएंगे, आपको समझने में भी थोड़ा सा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे चनहुदड़ो को कभी नहीं सुना होगा, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, बनवाली हो गए आदि प्राप्त हुई, इन चीज़ों को आपने नहीं सुना होगा। लेकिन ये इतिहास है, इतिहास में बहुत ज़्यादा चीज़ें नई नई आती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्यता का परिचय देंगे। ये रटने वाली चीज़ें ज़्यादातर प्रयास करके, जैसे सन ऑन हो गया तो आपको जो है ट्रिकी मेथड से याद करना होगा, ठीक है। हालांकि हम ट्रिक तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से जैसे भी याद कर पाइएगा। याद करना आपको है, परीक्षा में आपको लिखना है। हम प्रयास कर रहे हैं, अगर मेरे में कहीं कमियां होती हैं तो आप मुझे अवगत कराइए, हम कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता के नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें पूर्व से पश्चिम की, पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर थीं। ये सड़कें जो है दिशा की ओर थीं। ये सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थीं। इस प्रकार प्रत्येक नगर अनेक खंडों मोहल्लों में बट जाता था। एक सड़क 11 मीटर चौड़ी थी, जो संभवतः राजमार्ग जो है रही होगी नगर की। हालांकि अगर देखा जाए कुछ चीज़ें मैंने इसमें यूं ही लिखा है जो थोड़ा सा आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तो नहीं है। ये जो है देखिए ध्यान दीजिएगा, इतिहास आपका कुछ ऐसा है जिसमें कोई चीज़ छोड़ने लायक नहीं थी। हमने नोट्स में सारी चीज़ों को कवर किया है, लेकिन जब आपका लेक्चर होगा तो उसमें हालांकि ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको जानना थोड़ा सा कोई मतलब नहीं निकलेगा। नोट्स में मैंने लिख रखा है, आप एक बार जो है सरसरी निगाह से उसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अगर हम भवन निर्माण की बात करें तो भवन निर्माण में आप देखने का प्रयास करेंगे। अगर कहा जाए साधारण भवन, भवन निर्माण के अंतर्गत पहली हेडिंग आती है साधारण भवन। इसमें कहा जाए इन भवनों का आकार आवश्यकता अनुसार छोटा एवं बड़ा होता था। ये भवन 1 से 2 मंजिल तक होते थे। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए जो है ईंटों एवं पत्थरों की सीढ़ियां होती थी। हालांकि ये आज भी प्रचलित है। भवन में खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे, रसोई घर, कुआं, स्नान गृह और आंगन होता था। दरवाजे व छत लकड़ी के बने होते थे। दीवारें बहुत मोटी पाई जाती थी। फर्श ईंट, खड़िया एवं जो है गारे से बनाए जाते थे। भवनों में जल निकास का उचित प्रबंध होता था। हालांकि ये चीज़ें आज भी प्रचलित है, आपने देखा होगा। इन चीज़ों को आप सरसरी निगाह से बाबू जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये अगर हम हर चीज़ पर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा समय की बर्बादी होगी, ठीक है। तो इसलिए नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास आप खुद करिएगा, ठीक है। चलिए राजकीय एवं सार्वजनिक भवन, ध्यान दीजिएगा। अगर इस पीडीएफ की जरूरत आपको पड़ रही है तो आपके लिए ऑफर है, 220 रुपये आपको देना पड़ रहा था, लेकिन इस वक्त 120 रुपये आपके लिए 5 जनवरी तक वैलिड है। 5 जनवरी के बाद पुनः प्राइस 220 रुपये कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क करिएगा 9452331053 पर। चलिए कहा जा रहा है राजकीय एवं सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो ने राजकीय एवं सार्वजनिक भवन के जो है भग्नावशेष से प्राप्त हुई है। आगे कहा जा रहा है एक विशाल भवन 71 मीटर लंबा, इतना ही चौड़ा है। इसमें एक विशाल कक्ष भी है जिसकी छत
20 स्तंभों पर टिकी है। इसके फर्श पर अनेक चौकियां बनी हुई हैं। संभवतः इसका प्रयोग विचार विनिमय के लिए होता है। अब आगे चीज़ें हैं, अन्नागार है, इसे भी आप देख लेंगे। थोड़ा सा हम जो है पढ़ते हुए चल रहे हैं, आप देखते हुए चलिएगा। कहा जा रहा है विशाल स्नानागार जो है एक विशाल में स्थित था। ठीक है, एक विशाल में स्थित था। इसका जो है जलाशय आयताकार था। यह 39 फीट चौड़ा एवं 8 फीट गहरा था। आगे इसके प्रत्येक और जल तक पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां बनाई जाती थी। जलाशय की दीवार होती थी। ये सारी चीज़ें हालांकि अगर देखा जाए अन्नागार के अंतर्गत आ रहे हैं। आगे ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं। ठीक है, ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं आपके लिए, हालांकि महत्वपूर्ण है। आगे जब आप अगर बीए किए हुए हैं, जब आप यूपी टेट जैसी परीक्षाओं को देंगे तो उसमें हालांकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सब सारी चीज़ें तो नहीं आती कि उनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, ये चीज़ें तो नहीं पूछी जाती थी, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, सामाजिक जीवन के अंतर्गत कहा जा रहा है उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं स्रोत से सिंधु सभ्यता, सामाजिक स्थिति तथा तत्कालीन खान पान, वेशभूषा, जो है प्रसाधन सामग्री आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जो निम्नलिखित है, इस प्रकार है। पहला आ रहा है, अब यहाँ तक देखिएगा, ये तो आपका था। अब आगे आ रहा है सामाजिक जीवन। अभी सिंधु सभ्यता आप पढ़ रहे थे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भव्य निर्माण के बारे में आपने पढ़ा। भव्य निर्माण के बाद आ रहा है जो है विशाल स्नानागार आपने पढ़ा। ठीक है, अब सामाजिक जीवन आ रहा है। सामाजिक जीवन के अंतर्गत कहा जा रहा है सिंधु सभ्यता का समाज मुख्यतः वर्गहीन समाज ही था। समाज मुख्यतः व्यापार प्रधान होता था। इसमें जो है मुख्य वर्ग व्यापारी, योद्धा, श्रमजीवी, विद्वान आदि थे। संभवतः इस सभ्यता के अंतर्गत समाज जो है मातृ प्रधान था, है ना। आगे कहा जा रहा है जो है कृषि, फसल एवं आहार। कृषि, फसल एवं आहार के अंतर्गत अगर कहा जाए तो सिंधु सभ्यता का समाज के लोग मुख्यतः 9 प्रकार के थे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का समाज के लोग मुख्यतः कितने प्रकार के थे, तो आप कहेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः 9 प्रकार के थे। अब आगे कहा जा रहा है फसलें 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा गलती हुई, सिंधु सभ्यता के समाज के लोग मुख्यतः 9 प्रकार की फसलें उगाते थे। अब मुख्य फसल के अंतर्गत जो है यहाँ देखिए, मुख्य फसल एवं आहार गेहूँ हो गया, जौ, चावल, दूध, सब्जियां, फल, भेड़, गाय, मछली, मुर्गे आदि जंतुओं के मांस थे। ठीक है, अच्छा, अगला आ रहा है वेशभूषा के अंतर्गत आप देखेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा इसे पढ़ने में। ठीक है, लेकिन क्या किया जा सकता है, आपके सिलेबस में सारी चीज़ें हैं तो मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है कि वेशभूषा एवं आभूषण। देखिए, शरीर पर 2 वस्त्र धारण किए जाते थे। प्रथम आधुनिक जो है साल के समान कपड़ा होता था, जिसे कंधे के ऊपर तथा दाहिने भुजा के नीचे जो है निकाल कर पहनते थे, जिससे दाहिना हाथ कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहे। और दूसरा वस्त्र शरीर के नीचे पहना जाता था, जो आधुनिक धोती के समान होता था। आगे, स्त्रियां और पुरुषों के वस्त्रों में विशेष अंतर नहीं था। साधारण सूती कपड़े पहने जाते थे, परंतु उन्हीं वस्त्रों का भी प्रचलन था। पुरुष एवं स्त्री जो है कहा जा रहा है, पुरुष एवं स्त्री ध्यान दीजिएगा, दोनों ही अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठहार, कुंडल आदि पहनते थे। स्त्रियां चूड़ी, कर्णफूल, इस जो है हंसली, भुजबंद, हालांकि आज ये सब प्रचलित नहीं है। चूड़ियां हैं, कर्णफूल हैं, हंसली मुझे तो नहीं पता, भुजबंद भी, करदनी आदि पहनती थी। निर्धन व्यक्ति तांबे जो है मिट्टी, सी आदि के आभूषण पहनते थे। जिनके पास कुछ नहीं होता था, जो गरीब व्यक्ति थे, वो मिट्टी इत्यादि के जो आभूषण बनते थे वो पहनते थे। ठीक है, चलिए आमोद प्रमोद के साधन क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आमोद प्रमोद के साधन के अंतर्गत अगर हम कहें आपसे,
तो इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन जुआ, जैसे उनके जो मनोरंजन के साधन थे वो जुआ खेलना, शिकार खेलना, नाचना गाना और जो है मुर्गों की लड़ाई देखना, ये इत्यादि उन लोगों को पसंद था। औषधि के रूप में वो क्या प्राप्त करते थे? औषधि के रूप में ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए सिंधु सभ्यता के निवासी विभिन्न औषधियों से परिचित थे। जो है इस सभ्यता में जो है कहा जा रहा है खोपड़ी के शल्य चिकित्सा में उदाहरण कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुई है। आगे कहा जा रहा है गृह उपकरण के अंतर्गत अगर कहा जाए गृह के उपकरण सिंधु सभ्यता के निवासी घड़े, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग करते थे। कभी कभी सोने, तांबे एवं चांदी के बर्तनों का भी प्रयोग करते थे। अगला कहा जा रहा है प्रसाधन सामग्री। प्रसाधन सामग्री के अंतर्गत स्त्रियों के जो है प्रसाधन अत्यंत जो है प्रिय थे। वह लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। लिपस्टिक चनहुदड़ों से प्राप्त हुई है। पूछा जा सकता है कि आज के समय में भी देखिए यूज़ की जाता है, ठीक है, जो है ये चनहुदड़ों से प्राप्त हुई है। आर्थिक जीवन की अगर हम अंतर्गत बात करें तो आर्थिक जीवन सिंधु सभ्यता के निवासियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत पहला हमारा आ रहा है कृषि। कृषि इतना मुख्य व्यवसाय था। गेहूं, जौ, चावल, कपास, मटर एवं अनेक फल भी उगाए जाते थे, ठीक है। अगला आ रहा है पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत इस सभ्यता के निवासी गाय हो गया, बैल, भैंस, गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि को पालते थे, ठीक है। और इनका जो पहनने इत्यादि की चीज़ें थी, कपड़े बनाना भी इन्हें शौक था। कहा जा रहा है देखिए कपड़े बनाना सिंधु निवासी विश्व के सूत काटने तथा कपड़े बुनने वाले संभवतः प्रथम लोग थे। व्यापार इस सभ्यता के निवासियों का विदेशों से भी जो है व्यापारिक संबंध था। इस सभ्यता का प्रमुख जो है बंदरगाह लोथल एवं सोतका कोह था, ठीक है। अच्छा, व्यापार के लिए कौन कौन से बंदरगाह को यूज़ करते थे? ये लोथल एवं सोतका कोह बंदरगाह को ये यूज़ करते थे। आगे उद्योग एवं अन्य व्यवसाय, है ना। उद्योग एवं अन्य व्यवसाय के अंतर्गत अगर हम कहें तो सिंध निवासी शिल्प कला में दक्ष थे। कहा जा रहा है मिट्टी के असंख्य बर्तन खुदाई से प्राप्त हुए हैं। हालांकि इन चीज़ों को छोड़िए, अब यहाँ आगे आपका आ रहा है धार्मिक पूजा। धार्मिक पूजा के अंतर्गत अगर कहा जाए तो जो सिंध निवासी थे वो निम्नलिखित देवी देवताओं में की उपासना करते थे, जिसके अंतर्गत यहाँ देख पा रहे हैं कहा जा रहा है जो है मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा, जो है पशु पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा और नदी पूजा, ठीक है। इन्हीं में वो विश्वास करते थे। कौन लोग? सिंधु के निवासी जो थे, ठीक है। अगला आ रहा है इनके जो मृतक यानी जो मर जाते थे उनका जो मृतक का संस्कार होता था। सिंध निवासी जो है धार्मिक विश्वासों के आधार पर 3 प्रकार के मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। जैसे में कहा जा रहा है पूर्ण समाधि, है ना। पूर्ण समाधि के अंतर्गत अगर कहें हम तो इसे देखिएगा मृतक को जमीन में गाड़ दिया जाता था, वहीं समाधि बनाई जाती थी। लोथल में 2 कंकाल एक ही कब्र में दफनाए मिले हैं, है ना। ये खुदाई करने के बाद ये पता चला है कि यहाँ देखिए कहा जा रहा है लोथल में 2 कंकाल एक ही कब्र में दफनाए मिले हैं। आगे कहा जा रहा है आंशिक उपाधि, ठीक है। देखिए इसमें कहा जा रहा है इसमें जो है मृतकों को पहले पशु पक्षियों के आहार बनाने के लिए खुले स्थान पर जो है छोड़ा जाता था। बाद में उनकी अस्थियों को पात्र के रूप में रखकर भूमि में रख दिया जाता है, ठीक है। आगे दाह कर्म, इसमें शव को जलाकर उसकी राख तथा अस्थियों को कलश में रखकर भूमि में गाड़ दिया जाता था। मोहनजोदड़ो में ऐसे कलश प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई है तो ऐसे ही दाह कर्म जो किए जाते थे, जो कलश में रखकर अगर जमीन में गाड़ दिए जाते थे, तो वो आज के समय में जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी तो उस वक्त मिले थे, ठीक है। तो चलिए, हालांकि यही कर्म आज भी हो रहा है। शव को जला करके लोग अब तो जल में प्रवाह कर देते हैं, बड़ी बड़ी नदियों में, जैसे गंगा जी हो गई और भी नदियां हैं, ठीक है। वहीं ले जाकर लोग प्रवाह कर देते हैं, कहते हैं कि इन्हें स्वर्ग मिलेगा। हालांकि मुझे तो नहीं लगता, ये सिर्फ एक अफवाह है ना। चलिए
आगे आ रहा है कला के रूप में। देखिए कला आ रहा है, कहा जा रहा है भवन निर्माण कला। अब सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कला में भी काफ़ी निपुण थे, है ना, कला में निपुण थे। कहा जा रहा है भवन निर्माण कला। इसके अंतर्गत अगर कहा जाए विशाल अन्नगृह, मकान, ध्यान दीजिएगा ये कौन कौन सा निर्माण कर लेते थे, विशाल अन्नगृह हो गया, मकान हो गया, सुनियोजित नगर आदि उनकी कला की प्रदर्शन थे, ठीक है, प्रदर्शित करते थे। अगला कहा जा रहा है जो है मूर्ति कला। मूर्ति कला के अंतर्गत अगर हम कहें तो ध्यान दीजिएगा आ रहा है सिंधु निवासी सोने चांदी तांबे आदि के आभूषणों का निर्माण करते थे। इस समय की जो है धातु पाषाण एवं मिट्टी की मूर्तियां जिनमें धार्मिक जो है देवी देवताओं उपासिकाओं आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई है ना। चलिए अगला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा धातु कला। धातु कला के अंतर्गत अगर कहा जाए तो सिंध निवासी सोने चांदी तांबे आदि के आभूषणों का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की जो है नर्तकी, आगे कहा जा रहा है कि मूर्ति इसकी प्रमुख उदाहरण थे। नर्तकी मतलब नाचने वाली, उस समय जो है भाई कांसे की बनी हुई थी, वो उस समय के जो है प्रमुख उदाहरण थे। अब अगला आ रहा है चित्रकला। चित्रकला को ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कहा जा रहा है जो है इस सभ्यता के लोगों को चित्रकला के भी ज्ञान था, जिसकी जानकारी प्राप्त बर्तनों एवं मोहरों पर चित्रित चित्रों से होती है ना। अगला कहा जा रहा है संगीत एवं नृत्य कला का भी शौक था इन्हें। ताम्र निर्माण कला का भी इन्हें शौक था। अब यहाँ से थोड़ा सा मेसोपोटामिया की सभ्यता से आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे तब तक इसी तरह से लेक्चर आपका चलता रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत अगर कहा जाए तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा यूनानी भाषा में जो है मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है जल के मध्य का क्षेत्र। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया जो का शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे जल के मध्य का क्षेत्र। इराक और दजला फरात ये दो नदियां हैं, नामक नदियों के मध्य का क्षेत्र विकसित हुई थी। इराक की दजला और फरात नदियां कहाँ पाई जाती हैं, आप कहेंगे इराक में पाई जाती हैं। नामक दो नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई थी क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। आगे इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें पहला है सुमेरियन, बेबीलोनिया और असीरिया, है ना। आगे कहा जा रहा है तीनों सभ्यताओं में सम्मिलित मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ अब आगे आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा जो है आ रहा है सुमेरिया की सभ्यता। अभी तक आपने 3 जो है सभ्यताओं को देखा, है ना, 3 सभ्यताओं को देखा, सुमेरिया और बेबीलोनिया और असीरिया सभ्यता को। अब एक एक करके आप थोड़ा सा इन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। सुमेरिया की सभ्यता के अंतर्गत अगर हम कहें तो मेसोपोटामिया, है ना, यहाँ से देखेंगे मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम सुमेरिया की सभ्यता का विकास हुआ। इस क्षेत्र में अधिक उपजाऊ होने के कारण उपजाऊ जो है क्रिसेंट कहा जाता है। अब यहाँ उपजाऊ क्रिसेंट किसे कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम सुमेरिया सभ्यता का ही विकास हुआ। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का विकास हुआ, तो आप कहेंगे सुमेरिया सभ्यता का विकास हुआ। इस क्षेत्र को अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण जो है इन्हें क्रिसेंट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है सुमेरिया की राजधानी सुमेर है। ये भी पूछा जा सकता है कि सुमेरिया की राजधानी कहाँ है, सुमेर है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ आके आपके बीच में है राजनैतिक स्थिति। चलिए आगे आप देखिएगा राजनैतिक स्थिति के अंतर्गत अगर कहा जाए तो देखिए दजला एवं फरात नदियों के कारण इन क्षेत्र में अधिक जो है द्वीप बन गए थे। प्रत्येक द्वीप पर अनेक राज्य की स्थापना हुई है। अब प्रमुख राज्य जो प्रत्येक द्वीप पर स्थापना हुई है जो राज्यों के, वो इस प्रकार हैं। देखिए कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे, जो है कहा जा रहा है
निस्पुर, ये थोड़े से आपको अटपटे नाम जरूर लग रहे होंगे, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, जो सच है उसे मुझे बताना है। ठीक है, कहा जा रहा है, राज्यों को फिर से देखेंगे, कहा जा रहा है उर हो गया, किस हो गया, निस्पुर हो गया और इरुद हो गया। ये आदि प्रमुख जो है सुमेरियन सभ्यता के प्रमुख जो है ये राज्य थे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है सुमेरिया सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था और कहा जा रहा है सारगन प्रथम सभ्यता का संस्थापक था। ठीक है, अब कहा जा रहा है यहाँ एक नाम आपके बीच में आया है कि सारगन जो है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि सारगन जो है प्रमुख राजा था। हालांकि अगर देखा जाए इसके बारे में अगर हम कहें आपसे, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सारगन प्रथम सभ्यता का राजा था। किस सभ्यता की बात कही जा रही है? सुमेरियन सभ्यता की बात कही जा रही है ना। अब आगे आ रहा है सामाजिक स्थिति, सामाजिक जीवन। तत्कालीन समाज 3 वर्गों में विभक्त था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में जो है शासन समान उच्च अधिकारी एवं पुरोहित आदि आते थे। मध्य वर्ग में कृषक, व्यापारी, शिल्पी आदि आते थे और निम्न वर्ग में दास आते थे। हालांकि ये प्रथा आज भी आप देख पा रहे हैं, या इसका निपटारा तो हो गया है, लेकिन देखिए उच्च वर्ग में कौन कौन आ रहा था? उच्च वर्ग में जो है शासक आ रहे थे, सामंत आ रहे थे, उच्च अधिकारी आ रहे थे, पुरोहित आ रहे थे। ठीक है, मध्यम वर्ग में कृषक हैं, व्यापारी हैं, शिल्पी आदि हैं। निम्न वर्ग में सबसे जो निचले पायदान पर थे वो दास आ रहे थे। ठीक है, अब ये लास्ट पैराग्राफ, लास्ट टॉपिक आपके बीच में इस वीडियो का आ रहा है, समझने का प्रयास जरूर करेंगे। आर्थिक जीवन, सुमेरियन सभ्यता के लोगों का मूल व्यवसाय कृषि था। इस काल के लोगों ने नहरों एवं बांधों के निर्माण किया। इस काल में के अंतर्गत जो है व्यापार की स्थिति भी अच्छी थी। ठीक है, धार्मिक जीवन देखेंगे, सुमेरियन सभ्यता में धर्म का महत्व था। प्रारंभ में केवल एक ही देवता एक देवतावाद की पूजा किया करते थे, परंतु बाद में अनेक देवताओं की पूजा की जाने लगी। प्राकृतिक शक्तियों से सूर्य, चंद्रमा की पूजा की जाती थी। अर्थात यहाँ धर्म एकेश्वरवाद से जो है बहुदेववाद की ओर था। लेखन कला आप देख पा रहे हैं, लेखन कला के बारे में बेबीलोनिया की सभ्यता, थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालेंगे और चीज़ें जो हैं वो आगे हम आपको बताएंगे, ऊपर की चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। सुमेरिया सभ्यता के पश्चात इस क्षेत्र में बेबीलोनिया सभ्यता का जन्म हुआ। बेबीलोनिया सभ्यता के लोगों ने सुमेरिया सभ्यता को नष्ट न करके जो है इसमें सुधार कर पहले से अच्छा बनाया। बेबीलोनिया के लोग संभवतः जो अरब के रेगिस्तान के घुमक्कड़ी लोग थे, जिन्होंने जो है ईसा पूर्व 2000 के लगभग सुमेर पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आप जो है बेबीलोनिया की सभ्यता का जो अगला लेक्चर है इसे हम उसमें और समाहित करने का प्रयास करेंगे। आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।